हेलो बच्चों, मैं हूं आपसे टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th के बायोलॉजी का जो मॉडल पेपर 2025 का जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसका सबसे सटीक सॉल्यूशन बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। आपको हम इस मॉडल के साथ साथ हम खुद से आपके लिए 5 मॉडल सेट तैयार कर चुके हैं, जिसका वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर हमारे प्ले लिस्ट में आराम से 5 हमारे द्वारा जो मॉडल सेट दिया गया उसकी तैयारी करके अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग के सामने यहाँ पे बायोलॉजी का ये जो मॉडल सेट है उसमें से टोटल आपको जो क्वेश्चन है वो 40 दिए गए हैं, यानी कि फाइनल एग्जाम में भी आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपको जो समय मिलने वाला है वो टोटल 1 घंटे का मिलने वाला है। ठीक है, आज हमारा ये जो मॉडल सेट हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाला है, तो किसी को भी टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोगों के सामने देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि मोसेस और लाइकन का पारिस्थितिकी महत्व अधिक होता है क्योंकि, यानी कि जो मोसेस और लाइकन होता है उसका जो पारिस्थितिकी महत्व होता है वो अधिक होने का क्या कारण है ना। यानी कि मोसेस अलोंग विथ लाइकन आर द ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज, यानी कि जो आपका मोसेस और लाइकन होता है उसका ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। इसका मेन कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि ये तीनों जो रीजन है वो आपका मोसेस और लाइकन को क्या करता है, उसका पारिस्थितिकी महत्व को अधिक होने का मेन कारण है ना। यानी यही तीनों रीजन है जिसके कारण आपका लाइकन और मोसेस का पारिस्थितिकी महत्व अधिक होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी। और वैसे भी आपको पता है कि 4 ऑप्शन में से जहां भी आपको ऑल ऑफ दिस मिल जाए वहां पे 99% आपका वही सही होता है ना। बाकी एक बार इसको और चेक कर लीजिएगा, तो वैसे इसका डी होना चाहिए सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैमे अलैंगिक कलिकाएं होती है जो छोटे पन्नों से उत्पन्न होती है जिसे जैमा कहा जाता है। कहता है ये पाई जाती है, यानी कि जो जैमा होता है, जैमा कप है ना, वो कहाँ पाया जाता है, जैमा कप कहाँ पाया जाता है, यानी कि जैमा कप्स देज आर फाउंड इन, यानी जैमा कप्स इन सब में से कहाँ पाया जाएगा। तो इसका जो दूसरा का सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका पाया जाता है जैमा कप किस में, तो मार्चेसिया में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कोमाइसिस्ट के लिए गलत है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स फॉर एस्कोमाइसिस्ट है ना। यानी कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट एस्कोमाइसिस्ट के लिए जो है वो गलत है, तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला स्टेटमेंट है ना। यानी कि जो एस्कोमाइसिस का थैलस बिना विभाजित और बिना शाखाओं वाले कवक जाल का होता है ना, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये हमारा गलत लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है 4 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि जिम्नोस्पर्म की विशेषता है, जिम्नोस्पर्म की विशेषता, यानी जिम्नोस्पर्म आर कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म होता है वो उसको हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, यानी कि उसका मेन कैरेक्टर क्या है, विशेषता क्या है इन चारों में से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का 4 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फलों में बंद ना होने वाले बीज, यानी कि जो सीड नॉट इंक्लोज्ड इन फ्रूट्स, यानी कि इसका जिम्नोस्पर्म का मेन जो प्रॉपर्टी है, इसका विशेषता वो क्या है कि इसका जो सीड्स होता है, यानी कि इसका जो बीज होता है ना वो फ्रूट के अंदर बंद नहीं होता है। ठीक है, तो इसका 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आपको लग रहा होगा 4 यहाँ लिखा है, क्वेश्चन ऊपर में पढ़ते हैं, तो इसी तरीके से इस बार मॉडल सेट जारी किया है ना। नंबर यहाँ लिखा है और आपका इसका वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ है। ठीक, यानी इस घर में एक ही नंबर दिया है, तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। शुरुआत में हम भी देखे तो हमको समझ में नहीं आया, फिर पता चलो वो ऐसा हो रहा है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग का, क्या कहता है जैव विविधता को सबसे अच्छा परिभाषित किया जा सकता है, यानी बायोडायवर्सिटी कैन बी बेस्ट डिफाइन एज, यानी कि ये हमारा 4 डेफिनेशन दिया बायोडायवर्सिटी का। तो बोल रहा है कि इन चारों में से सबसे अच्छा डेफिनेशन जो है वो बायोडायवर्सिटी का कौन है, तो 5वां का जो हम लोगों का सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो कहता है ना किसी दिए गए क्षेत्र के जीन प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र का कुल योग हमारा क्या कहलाता है, बायोडायवर्सिटी। समझ में आ रहा है ना, यानी टोटली ऑफ जीनस स्पीसीज एंड आपका इकोसिस्टम ऑफ अ गिवन रीजन, यानी किसी दिए गए रीजन में जो टोटल जीन्स होता है, स्पीसीज होता है और उसका जो इकोसिस्टम होता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बायोडायवर्सिटी के नाम से। समझ में आ रहा ना, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा ना। देखिए हम सोचते हैं कि ना आप एकदम बच्चे हैं और हम आपको एकदम तोड़ तोड़ के समझाते हैं, और ऐसा हमको नहीं लगता कहीं और समझाया जाता होगा, बस उधर से आया क्वेश्चन पढ़ा और ले इस ऑप्शन डी। बच्चों आगे बढ़ते हैं, हम वैसा नहीं कर रहे, आपको पूरा समझना है। आप नहीं भी सिलेबस कंप्लीट है ना बहुत का, तो उसको भी समझ में आना
चाहिए, मेरा ये पर्पस होता है। खैर हम लोग बात कम करेंगे, बहुत कम समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि इस मॉडल सेट को हम लोग तुरंत सॉल्यूशन कर दें, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा हम सबको रिवीजन भी तो करना है, हमें भी बहुत ज़्यादा आपके लिए वीडियो लाना है, आपको भी बहुत ज़्यादा खुद के लिए पढ़ना है ना, तो हम लोग बातें कम और काम ज़्यादा करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ICBN के नियमों के विरुद्ध है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN, यानी इन चारों में से कौन ऐसा बात कहा गया है जो हमारा ICBN के रूल्स को नहीं फॉलो करता, यानी कि उसके खिलाफ है ना। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वंश और प्रजाति नाम छोटे अक्षरों से शुरू किए जाने चाहिए, ये जो बात है वो आपका गलत है। यानी कि आपका जो जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम होता है वो शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर, ये जो बात कर रहे हैं ना कि जो आपका जेनेरिक और आपका स्पेसिफिक नेम जो होता है उसको स्टार्ट करना चाहिए किससे, स्मॉल लेटर से, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमको गलत को ही चूज करना है ना। चलिए अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, आराम से देखना है, देखिए इसको। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि हमको गलत कथन को क्या करना है, चुनना है। तो इसमें से 7वां में से जो हमारा गलत कथन हो जाएगा ना वो हमारा पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहला। यानी ये जो कह रहा है ना आपका कि नोटोकॉर्ड और एक्टोडर्म, जो आपका नोटोकॉर्ड है वो एक्टोडर्म से व्युत्पन्न छड़ जैसी संरचना होती है ना, ये जो बोल रहा है कि जो आपका नोटोकॉर्ड है वो एक्टोडर्म से उत्पन्न छड़ जैसी संरचना होती है ना, ये आपका गलत होना चाहिए नियम से, ठीक है। क्योंकि यानी कि आपका जो नोटोकॉर्ड इज एक्टोडर्म डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो बात कह रहा है ना यही हमारा गलत होना चाहिए नियम से, ठीक है। बाकी आप इसको एक बार देख लीजिएगा, वैसे हम बोल रहे हैं तो गलत नहीं ही होना चाहिए नियम से। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने देख सकते हैं, कहता है कि एक पुष्प क्रम में जहां फूल पार्श्वी रूप से एक्रोपेटल अनुक्रम में उत्पन्न होते हैं, सबसे युवा फूल की कली की स्थिति होगी, यानी कि जो सबसे नया फूल होगा है ना, यानी जो अंगेस्ट फ्लोरल बूट शुड सेल बी, कहने का मतलब कि जो सबसे अंगेस्ट फ्लोर होगा है ना, यानी द पोजीशन ऑफ द अंगेस्ट फ्लोरल वुड सेल बी, यानी कि जो आपका पोजीशन होगा किसका, सबसे अंगेस्ट फ्लोरल का, यानी जो सबसे युवा फूल का जो अवस्था होगा वो क्या होगा, यानी कि उसकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी, वही हमको बताना है। तो जो नए नए फूल खिलते हैं ना उसकी स्थिति, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका कि डिस्टल, यानी कि सुदूर होगा, यानी कि दूर होगा है ना, नया नया जो फूल खिलेगा वो दूर, उसका जो स्थिति होगा यानी उसका जो स्थान होगा वो दूर दूर हो जाएगा ना। तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या होगा, सही। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमको इन चारों में से क्या करना है, चुनना है, ठीक है। तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा हम लोगों का वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, यानी कि असमित फूल अनियमित रूप से जो है वो सममित होते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको देख लीजिएगा, क्या ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा है ना, बाकी इसका मेरे अनुसार सही होना चाहिए क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आप इसको मिला लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने 10वां नंबर कि निम्नलिखित में से कौन पौधे की कोशिकाओं को पशु कोशिकाओं से अलग करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट्स प्लांट सेल फ्रॉम एनिमल सेल, यानी कि इन चारों में से कौन ऐसा जो स्टेटमेंट है, वर्ड है, लिखा गया है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल को एक दूसरे से अलग करता है ना। तो इसका जो आपका 10 नंबर का सही आंसर जो हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका बड़ी रिक्तियां जो होती है वो प्लास्टिक्स और कोशिका भित्ति, ये जो होता है यही चीज, यानी कि लार्ज आपका जो वैक्यूल होगा और आपका प्लास्टिड एंड सेल वाल जो होता है ना, यही इन दोनों को क्या करता है, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा हो जाना चाहिए सही। अगला है आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन दी सेल मेम्ब्रेन इज, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा जो लिपिड पाया जाता है वो उसका नाम क्या है, यानी कि कोशिका झिल्ली में जो सबसे ज्यादा यानी सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड का क्या नाम है। तो सबसे ज्यादा कोशिका झिल्ली में कौन सा लिपिड पाया जाता है उसका क्या नाम है, तो 11 के सही आंसर हो जाना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉस्फोलिपिड सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, कोशिका झिल्ली में है ना। तो ऑप्शन ये हमारा 11 का सही होना चाहिए। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्प्रेरक अकार्बनिक उत्प्रेरकों में से किस प्रकार भिन्न होते हैं, यानी कि जो एंजाइम होते हैं वो कैटलिस्ट से किस तरह से डिफरेंस होंगे ये पूछ रहा है ना, यानी उत्प्रेरक और अकार्बनिक उत्प्रेरक में क्या अंतर होता है एक दूसरे में से। तो 12 का सही आंसर जो हम लोगों का हो जाने वाला वो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला, क्या हो जाने वाला है 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, यानी कि बी और सी दोनों कथन सही है, यानी कि बी ये जो स्टेटमेंट बोल
रहा है कि अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापमान पर कुशलता से कार्य कर सकते हैं लेकिन एंजाइम उत्प्रेरक नहीं। हाँ, ये भी सही है। और आपका सी नंबर जो कहता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च दबाव पर कुशल से कार्य कर सकते हैं लेकिन एंजाइम उत्प्रेरक नहीं। यही तो दोनों जो बातें हैं ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही अंतर हमको बताता है। तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही होगा। समझ में आ रहा ना? चलिए, क्योंकि डी में लिखा है और बी और सी दोनों। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कहता है कि आपका जो लॉक एंड की अवधारणा किसी विशेष एंजाइम अणु और विशिष्ट आपका सबस्ट्रेट अणु के बीच अंतःक्रिया को समझाती है। यानी कि जो आपका लॉक एंड की अवधारणा है, यानी लॉक एंड का जो प्रिंसिपल है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो किसी विशेष एंजाइम और अणु की जो विशिष्ट आपका देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि जो सबस्ट्रेट अणु के बीच में जो अंतःक्रिया को समझाता है, वो क्या, यह स्टेटमेंट जो लिखा गया है वो हमारा सही लिखा, गलत लिखा है, या फिर इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो स्टेटमेंट आपका है वो हमारा सही कि गलत है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि श्वसन की वायवीय और अवायवीय विधियों के बीच समान चरण है, यानी कि द कॉमन फेस बिटवीन एरोबिक एंड एनरियोबिक मोड ऑफ रिस्पिरेशन इज, है ना, यानी कि रिस्पिरेशन का जो आपका एरोबिक और आपका एनारोबिक मोड है, आखिर उसके बीच में जो सेम फेस है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेम चरण क्या हो जाएगा। तो आपका 14 का सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। 14 का सही आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका EMP ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही जो है वो वायवीय और अवायवीय दोनों में से जो है वो समान होता है, दोनों में एक काम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गर्म मौसम में रात भर रखा गया आटा नरम और स्पंजी हो जाता है ना। जैसे गर्मी दिनों में मान लो हम लोग जो रखते हैं किसको, आटा को, ठीक है, तो वो तुरंत नरम हो जाता है ना। जैसे गूंथ के भी रखेंगे तो पूरा मुलायम हो जाता है और स्पंज होता है, जैसे मारते हैं तो पूरा एकदम दब जाता है ना। तो आखिर इसका मेन कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेंटेशन के द्वारा, यानी कि किण्वन होता है ना, किण्वन के कारण ये क्या हो जाएगा, हमारा ये जो है वो नरम हो जाता है और स्पंजी हो जाता है। ठीक, देखिए इसमें भी लिखा ऑल ऑफ दिस। ठीक, तो इसके बाद थोड़ा सा मिला लीजिएगा। वैसे लिखा वायुमंडल से CO2 अवशोषित करती है और यहाँ पे हो जाएगा सोखना, है ना। तो यहाँ पे ये तो गलत होना चाहिए सोखना नियम से, भले ये हमारा सही हो सकता है। ठीक, तो हमारा मेन जो सबसे एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। बाकी एक बार इसको आप क्लियरिफाई कर लीजिएगा। ठीक, एक बार चेक कर लीजिएगा, हम तो बहुत बार चेक किए, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का जो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि PS सेकेंड, यानी कि 2 में सक्रिय क्लोरोफिल है, यानी कि इन PS सेकेंड एक्टिव क्लोरोफिल इज, यानी एक्टिव जो क्लोरोफिल यानी सक्रिय क्लोरोफिल है वो क्या हो जाएगा। तो 16 का सही आंसर हम लोग का होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी P680। ठीक है, यानी P680 मतलब P680 जो है ना वो हमारा एक सक्रिय क्लोरोफिल यानी कि एक एक्टिव क्लोरोफिल है। ठीक है, ऑप्शन ये हम लोग का सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि C4 पौधे में प्रकाश संश्लेषण वायुमंडलीय CO2 से अपेक्षाकृत कम सीमित होता है, क्योंकि, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट इज रिलेटिवली लेस लिमिटेड बाय एटमॉस्फेरिक CO2, है ना। कहने का मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस होता है किसमें, C4 प्लांट में, वो अपेक्षाकृत यानी कि रिलेटिवली लेस लिमिटेड होता है ना, किससे, तो एटमॉस्फेरिक CO2 से। इसका मेन कारण क्या है, तो इसका जो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आपका CO2 को बंडल थीस कोशिकाओं में प्रभावी रूप से पंप किया जाता है। यही मेन कारण है कि जो आपका C4 पौधे में प्रकाश संश्लेषण CO2 के अपेक्षाकृत कम सीमित होता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा हार्मोन प्रकाशाभिन्नति से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि विच हार्मोन्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फोटोट्रोपिस, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 18 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका हो जाएगा ऑक्सिन्स। क्या हो जाएगा आपका ऑक्सिन्स, है ना। ऑप्शन बी हम लोग का हो जाएगा सही। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा पौधा हार्मोन कलियों, कंदों और बीजों के प्राकृतिक सुस्तावस्था को समाप्त कर उन्हें बढ़ने की अनुमति देता है ना।
यानी कि कौन ऐसा पौधा हार्मोन है इन चारों में से जो क्या करता है, तो बीजों के प्राकृतिक सुप्तावस्था को समाप्त करता है और उसे ग्रो करने में जो होता है वो अलाउ करता है, यानी अलाउ देम टू ग्रो, यानी कि जो सीड होता है और आपका टबर्स होता है और आपका जो बूड्स होता है उस चीज़ को ग्रो करने के लिए कौन अलाउ करता है, कौन उसको वृद्धि करने की अनुमति प्रदान करता है। तो आपका 19 का सही आंसर जो हो जाने वाला है वो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो आपका जिबरेलिन है, कौन आपका जिबरेलिन जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि आपका ऑक्सीजन स्रोत को हटाने से यहाँ प्रदर्शित होता है कि पत्तियां अलगाव ऑक्सीजन द्वारा डैश किया जाता है और शीर्ष प्रभुत्व ऑक्सीजन द्वारा डैश किया जाता है ना। कहने का मतलब कि यहाँ पे आपको दो जगह खाली जगह, एक यहाँ और एक यहाँ, आपको ये लाइन को सही करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, तो 20 का जो सही आंसर हम लोग का हो जाना वो डी नंबर होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए यहाँ पे इनहैबिट यानी कि बाधित और होना चाहिए प्रमोटेड यानी कि बढ़ावा दिया गया। ठीक, यानी यहाँ हम लोगों का जो पहले में भराएगा वो यहाँ पे यानी कि आपका ऑक्सीजन द्वारा क्या होना चाहिए, बाधित किया जाता है और शीर्ष प्रभुत्व ऑक्सीजन द्वारा क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। समझ रहे ना, तो यहाँ पे ऐसे भराएगा तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी, हम लोग का 20 नंबर का सही होना चाहिए। ठीक, चलिए मजा आ रहा है ना आप लोगों को, अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ देखिए इस बार ना आप लोगों का ये जो बायोलॉजी है इसमें से कुछ चेंजिंग किया गया है, इसमें से फिगर वाला काफ़ी क्वेश्चन है, आपको हम आगे दिखाएंगे, है ना। पहले फिगर वाला बस एक पूछा जाता था, 2, इस बार मतलब 5-7 क्वेश्चन दे दिया, तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस में सही क्रम क्या है। देखिए अब ग्लाइकोलाइसिस का सही क्रम दे दिया आपको, ऑर्डर, यानी कि विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का हमको करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे क्या करना है, हमको सही करना है। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 21 नंबर का हो जाना चाहिए हमारा बी, है ना, यानी कि जो आपका G6P और फिर हमारा हो जाएगा 3PGL और 3PGA और आपका हो जाएगा लास्ट में PEP। ठीक है, तो हम लोग का बी हो जाना चाहिए 21 का सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपका यहाँ देख सकते हैं, आराम से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा से प्रिंट नहीं किया गया, कोई बात नहीं है। लिखा गया कि जो पार्विक अम्ल है ना प्लस COANAD प्लस आपका एसिटाइल COA CO2 NaDH प्लस देख सकते हैं यहाँ पे H प्लस, कहता है इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, यानी कि आपका जो ये अभिक्रिया हो रहा है, ये आपका जो रिएक्शन हो रहा है, आखिर इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं। तो 22 का सही आंसर हो जाने वाला है आप समूह का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ A एंड B, यानी कि इसको हम लोग पायरुवेट ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं और लिंक अभिक्रिया भी बोलते हैं, यानी इसको पायरुवेट ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं और लिंक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हम लोग का हो जाने वाला सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन से हार्मोन अग्न्याशयी रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उत्तेजित करते हैं, यानी कि इन चारों में से कौन ऐसा हार्मोन है जो अग्न्याशी रस और बाइकार्बोनेट को उत्पन्न करने को उत्तेजित करते हैं, यानी कि उसको रिलीज करने में हेल्प करते हैं, यानी कि विच हार्मोन्स आपका स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आपका पैंक्रियाटिक जूस एंड आपका बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हम लोग का हो जाएगा 23 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए अब आपका 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से देखना है। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है, बोलता है श्वसन तंत्र के दिए गए आरेख में ABC क्या दर्शाते हैं, है ना। यहाँ पे ये दे दिया आपका, ये श्वसन तंत्र है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये है, देखिए यहाँ पे छोड़ दिया गया, यहाँ पे ये है आपका, इधर लिख दिया ये देखिए B आपका यहाँ है। ठीक है, B देखिए यहाँ पे ये वाला है और C आपका देखिए नीचे है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा C है, तो बोल रहा है कि ये B और C क्या दर्शाता है, तो आपको बढ़िया से इसे पढ़ना है ना। तो आपको यहाँ पे ये यहाँ है B, यहाँ पे ये वाला, यहाँ जो आपका छोटा छोटा छिद्र दिखा रहा है ना वहाँ B है और C यहाँ पे ये अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये तो पता चल रहा है कि ये डायफ्राम है, C वाला है ना। बाकी आपको A और B को क्या करना है, चूज करना। तो इसका सही आंसर जो हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर B। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर B हम लोग का सही होगा। ठीक है, अगला 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बलपूर्वक प्रेरणा के बाद, ठीक है, अधिकतम बलपूर्वक श्वसन द्वारा बाहर निकाली जाने वाली वायु की मात्रा किसके बराबर होती है। तो इसका जो 25 का सही आंसर जो हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि IRB प्लस TB प्लस ERB के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कहता है।
26 नंबर क्वेश्चन को भी थोड़ा बढ़िया से देखना है ना। देखिए बहुत अब ज़्यादा सीक्वेंस वाला दिया है, लेकिन आप कहीं अच्छे से पढ़े होंगे ना पूरी, तो आपको बहुत आसान लगेगा चीज़ें, है ना। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे नेफ्रॉन के निम्नलिखित भागों को जो है वो क्रमवार व्यवस्थित करना, यानी कि यहाँ पे नेफ्रॉन का अलग अलग भाग दे दिया, ठीक है, 6 भाग का नाम है। अब इसको अरेंज करना है कि पहले कौन होगा, दूसरा नंबर में कौन होगा, तीसरा में कौन होगा, है ना। तो इसका जो ऑर्डर जो हो जाएगा ना 26 का सही, वो जाने वाला है आपका बी वाला, बी नंबर, ये ऑर्डर सही होगा, यानी पहला नंबर में हमारा ये आएगा, ठीक है। इसका नंबर दिया है पहला, ये नंबर वाला को पहला में रखा है। फिर इसके बाद जो नंबर आ जाएगा वो आएगा 4 वाला का, यानी उसके बाद आएगा इसका नंबर, है ना, इसका नंबर आएगा दूसरा में। फिर तीसरा नंबर जो आ जाएगा आपका वो तीसरा का ही आएगा, किसका आएगा, फिर तीसरा में तीसरा ही रहेगा, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा आपका 3 नंबर में। फिर आपका जो इसके बाद आएगा वो आ जाएगा आपका सेकंड नंबर वाला, यानी सेकंड नंबर को मिला है कितना, 4 नंबर, ठीक है। फिर आपका इसके बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 और फिर आएगा 5, यानी इसको मिला है 5 नंबर और इसको मिला है आपका 6 नंबर, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट हम लोग करेंगे तो हमारा नेफ्रॉन का सही अरेंजमेंट बनेगा। समझ में आ रहा है। चलिए इसको एक बार अच्छा से देख लेना है, खैर बहुत मजा आने वाला, आपको एग्जाम बहुत टफ नहीं होगा, लेकिन हाँ उसमें से 5 क्वेश्चन आपको पते नहीं चलेगा कि कहाँ से है, लेकिन अच्छे से कहीं पढ़े होंगे तो आपका 40 में से 40 100% आएगा। इसलिए हम पूरा दिन रात मेहनत करके आपकी तैयारी करा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट का करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली बायोलॉजी ला दिया या फिर खाली फिजिक्स बता दिया, खाली केमिस्ट्री, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है नेफ्रॉन के गलत जोड़े गए भाग और उसकी कार्य का चयन करें, यानी कि यहाँ पे चूज दी मिसमैच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड इट्स फंक्शन, यानी कि इसमें से जो नेफ्रॉन का कौन ऐसा पार्ट है वो गलत जोड़ा गया, यानी यहाँ पे देखिए अलग अलग पार्ट है ना दोनों, तो हमको चूज करना है कौन गलत पार्ट है और कौन इसका जो गलत फंक्शन बता रहा है, यानी कि हमको गलत को चूज करना है बस। तो 27 का सही आंसर होगा हम लोग का सी, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है ना डीटीसी और ग्लूकोज का पुनः अवशोषण होता है, ये आपका जो है वो गलत है, यानी कि डीटीसी रीअब्जॉर्बेशन ऑफ ग्लूकोज जो है ना, यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत होना चाहिए नियम से। तो 26 का ये 27 का हम लोग का सी सही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, ये भी अरेंजमेंट वाला है आपका। कहता है कि दिए गए आरेख में ए बी सी और डी को पहचाने और सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 चीज दिया है, ठीक है। ये भले इधर लिख दिया है, लेकिन देखिए ये होना चाहिए यहाँ पे, कहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका इधर, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ है, बी आपका यहाँ है ना, आपका सी देखिए यहाँ है और डी आपका देखिए यहाँ है, ठीक है। ये नियम से कहाँ होना चाहिए, देखिए यहाँ, है ना। तो ये फिर मान लीजिए बी सी डी, आपको दिख रहा है ना बढ़िया से। चलिए तो अब हमको चूज करने बोल रहा है कि ये नंबर में कौन है, बी में क्या है ना, ये जो फिगर दिया गया उससे हमको पहचानना है, ठीक। तो इसका जो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका, वो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी नंबर, है ना। यानी कि ये जो है हमारा वो आपका एक्टिंग बाइंडिंग साइट है, फिर बी एटीपी बाइंडिंग साइट है और सी हमारा हेड है और डी हमारा साइड आर्म है, ठीक है। यानी ये हमारा साइड आर्म है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, यानी कि 28 का सही आंसर क्या हम बोले, ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का, ठीक है। इसको देख लेना थोड़ा। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है 29 नंबर क्वेश्चन, आराम से पढ़ना है, आराम से समझना है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है कि नीचे सार्कोमेर का चित्र दिया गया है ना, यानी कि ए से डी तक लेबल किए गए भागों को पहचाने और सही विकल्प चुने। ये जो आपका फिगर दिया गया है वो किसका, आपका, तो ये है आपका सार्कोमेर का। किसका फिगर है, आपका सार्कोमेर का। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है अलग अलग पार्ट को, वो भी कहाँ से, ए से डी तक। देखिए ए बी, फिर आपका यहाँ पे सी कहीं दिख ही नहीं रहा है ना, ये बी है और फिर यहाँ पे ये डी है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे चूज करना है कि सही हमारा पार्ट होगा क्या, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट करना है, तो 29 का सही आंसर हो जाने वाला हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये में हमारा बैंड है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं बैंड, ठीक है। हमारा जो बी में वो है हमारा जेड लाइन, बी में हमारा क्या है देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। फिर सी में हमारा हो जाएगा जोन, सी में क्या हो जाएगा, जोन। अब सी में जोन यहाँ है नहीं, डी में हो जाएगा आई बैंड, तो डी में ये हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग आई बैंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत समझने में, समझ आ गया ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है, थोड़ा इसको भी छोटा कर देते हैं, ये भी फिगर वाला है, ठीक है। आराम से देखना है इसको, ये किसका, तंत्रिका है ना आपका, उसी का ना, न्यूरॉन का। चलिए क्या बोल रहा है देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है कि दिए गए न्यूरॉन संरचना में ए से ई तक प्रस्तुत करने वाले सही विकल्प चुने। देखिए अलग अलग पार्ट दे दिया, ये यहाँ है, बी यहाँ है, सी देखिए सी कहाँ है हमारा, सी यहाँ है, डी यहाँ है और ई यहाँ है। अब अलग अलग भाग का हमको नाम लिखना है और अरेंज करना है कि ये में क्या होगा, बी में क्या होगा, है ना। तो 30 का जो सही आंसर हम लोग का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला ही सही होगा, यानी ये में हमारा आपका डेंड्राइट्स है, बी में हमारा सेल बॉडी है,
सी में हमारा एक्सोन है और डी में हमारा रनवी नोड है और लास्ट में हमारा आपका सिनेप्टिक नर्व है ना। तो ई में यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक नर्व। तो हमारा ये हो जाएगा इसका सही अरेंजमेंट ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन भी सेम है। यहाँ पे हमको दे दिया है एक चित्र और इसमें से क्या पूछ रहा है देख सकते हैं। कहता है घुटने झटका प्रतिक्रिया दिखाने वाले प्रावर्तक क्रिया के आरेखात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए ए से ई तक भागों की पहचान करें और सही विकल्प चुनें। यानी कि यहाँ पे घुटने और झटका जो प्रतिक्रिया होता है ना, उसी का अलग अलग भाग दिया है और उसका हमको नाम लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ है ना, बी देखिए बी इधर छूट गया है और सी देखिए यहाँ है, देखिए आराम से ये वाला तो यहाँ है ना, और बी वाला देखिए ई है और सी वाला देखिए यहाँ है ना, सी लिखा, देखिए डी ये वाला है ना, ए बी सी डी हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे ई कहाँ है, ई देखिए ई वाला इधर है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि सही अरेंजमेंट इसका क्या होगा। तो आपका 31 का सही आंसर जो आपका हो जाने वाला है ना, वो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये भी आपका दे दिया है फिगर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि मनुष्य के विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथि ये से एच तक पहचानना है। यानी कि यहाँ पे अलग अलग आपका जो है वो ग्लैंड्स है ना, अंतःस्रावी ग्लैंड, यानी कि अलग अलग ग्लैंड का यहाँ पे दे दिया है, आपको एरो कर दिया है और बोल रहा है कि सारा ग्लैंड का क्या क्या नाम होगा, ये में क्या होगा, बी में क्या होगा। देख सकते हैं ये यहाँ है, ठीक है, बी इधर है, सी यहाँ, डी ई यहाँ जगह, एफ इधर होगा, जी और यहाँ पे आपका एच है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सबका नाम अरेंज करना है हमको सही पैटर्न में। तो 32 का सही आंसर जो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दी गई आकृति में ए से डी तक पहचानिए और सही संयोजन कीजिए। देखिए तकरीबन 5 से 7 क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। खैर नियम से इस बार मॉडल सेट भले इस तरह जारी किया गया है, मैक्सिमम आज तक ऐसा फिगर वाला इतना नहीं आया था, 1-2 आता था, लेकिन इस बार बहुत बड़ा मतलब थोड़ा चेंजिंग किया गया सिर्फ फिगर वाला। लेकिन बहुत टफ नहीं है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत आसान है ना। तो 33 का जो हम लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि ये फिगर है, इसमें से हमको ए से डी तक पहचानना है। ठीक है, तो इसका ए से डी तक क्या हो जाएगा सही सुलेम। तो इसका मेन जो आंसर होगा वो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, है ना। यानी ए में आपका है हाइपोथैलेमस, है ना, ये हमारा कहाँ है, तो ये वाला है, ए में हमारा ये हाइपोथैलेमस है, बी में आपका हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है, ये हमारा न्यूरॉन्स है, हैप्पीथैलेमिक न्यूरॉन्स, है ना। इसी तरह से सी में हमारा पोर्टर सर्कुलेशन है ना, सी कहाँ है, सी में हमारा पोर्टर सर्कुलेशन है। देखिए ये हमारा पोर्टर सर्कुलेशन है और लास्ट हमारा जो डी बच जाता है उसमें आपका पोस्टेरियर पिट्यूटरी है, ये वाला हमारा ये वाला हमारा क्या है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, है ना, यानी कि जो पादप सेल होता है, यानी प्लांट सेल जो होता है, प्लांट की कोशिका होती है, पादप कोशिका होती है, उसका जो सेल वॉल होता है वो क्या काम करता है। तो हमारा जो 34 का सही आंसर जो हो जाने वाला है वो जाने वाला ऑल ऑफ दिस, है ना, ऑल ऑफ एबो, यानी कि वो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी कि जो होता है उसका प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है उसको प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, यानी उसको प्रोवाइड प्रोटेक्शन भी देता है, उसको सुरक्षा भी प्रदान करता है। और बी हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी एक सेल से दूसरे सेल के बीच में इंटरेक्शन बनाने में भी उसको मदद करता है। और लास्ट वन कहता है प्रोवाइड्स टू अ बैरियर टू अनडिस्क्राइब माइक्रोमोलिक्यूल्स, है ना, यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल से उसको क्या करता है, बैरियर का काम करता है, यानी उसको बचाता भी है। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया से निम्नलिखित विशेषताओं में से एक आधार पर भिन्न है, सही उत्तर चुने। यानी कि जो आपका प्लास्टिड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होता है, अलग होता है, तो इसमें से कौन ऐसा बात है जो अलग करता है उसको। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 35 का वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थाइलाक्वाइड की उपस्थिति, है ना, यानी कि जो थाइलाक्वाइड की उपस्थिति है वही चीज़ क्या करती है, आपको प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया को एक दूसरे से अलग करती है, यानी प्रेजेंस ऑफ आपका थाइलोकोलाइड्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बस अब 5 क्वेश्चन बचा है, 35 तो हो ही गया। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं। कहता है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन वाले विकल्प को चुनें। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द ऑप्शन कंटेनिंग द करेक्ट स्टेटमेंट। हमको इनमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, 36 का सही आंसर हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका एंड्रो मेम्बस सिस्टम में प्लाज्मा झिल्ली, आपका ER है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, आपका लाइसोसोम और रिक्तिकाएं शामिल है, ये हमारा हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरीके से है, अरेंज करने का है, आराम से देखना है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देखिए 1 से 9 नंबर तक दे दिया है
आपको अलग अलग चीज़, और बोलता है कि नीचे दी गई सूची से द्वितीयक जो है वो चयापचय उत्पादों का चयन करें, है ना। यानी कि इसमें से हमको सेकेंडरी मेटाबॉलिक फॉर्म ऑफ लिस्ट गिवन बिलो, यानी कि यहाँ हमको सेलेक्ट करना है किसको, तो सेकेंडरी मेटाबॉलिक फॉर्म को, यानी कि इसमें से हमको सेकेंडरी मेटाबॉलिक फॉर्म को क्या करना है, चूज करना है, और हमें ये लिखना है नीचे। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन ये इधर है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 37 नंबर का हो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी ये 2 9 ये सब जितना भी है ना सारा आपका सेकेंडरी मेटाबॉलिक फॉर्म है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का देख सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाटसन और क्रिक के डीएनए मॉडल के अनुसार इन चारों में से क्या होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल्स ऑफ डीएनए, यानी कि जो डीएनए का मॉडल दिया गया है किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा, उनमें से ये कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही कहा गया है ना। तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बहुत ए एंड बी दोनों सही होगा। यानी जो ये हमारा कहता है कि डीएनए एग्जिस्ट एज अ डबल हेलिक्स, ये भी सही होगा, और द टू स्ट्रैंड्स ऑफ आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला बस 2 क्वेश्चन बचा, देख सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक पदार्थ की बंध ऊर्जा जीवों में ऊर्जा मुद्रा के सबसे महत्वपूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि यहाँ पे बोलता है कि द बॉन्ड एनर्जी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें से एनर्जी किसके रूप में होता है, किस रूप में एनर्जी होता है, तो होता है एटीपी के रूप में। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ये हम लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट नंबर देख सकते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा अरेंजमेंट वाला है। क्या कहता है 40 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि कोशिका चक्र के संबंध में सही कथन का चयन करना है ना, यानी जो कोशिका चक्र होता है, यानी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल साइकिल के रिगार्डिंग में हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो 40 का सही आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है ना। ऑप्शन नंबर डी कहाँ है, देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं सही हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो दूसरा एंड 4 है ना, सेकेंड एंड 4 क्या कहता है, देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड हमारा हम लोगों का ये हो जाएगा, सेकेंड ये और 4 ये दोनों हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मॉडल सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं आपको हम बेहतरीन तैयारी के साथ नए वीडियो के लिए, ठीक है।